हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। गाइस, हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित क्लास स्टार्ट कर दिए गए हैं और साथ ही साथ पेपर वन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो गाइस, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। तो गाइस, आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो है अरविंद घोष के ऊपर। भारतीय राजनीति विज्ञान में अरविंद घोष एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय रहा है, जिनके ऊपर पिछले एग्ज़ामों में काफ़ी क्वेश्चन आते रहे हैं। तो गाइस, इस हिसाब से इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम अपने इस वीडियो में अरविंद घोष के सामाजिक राजनीतिक जीवन को समझने का प्रयास करेंगे, इनकी बायोग्राफी को समझेंगे और साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि इनका जो जन्म था वो कोलकाता में 15 अगस्त 1972 में हुआ था। 1972 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था तथा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 5 सितंबर 1950 में पांडिचेरी में हुआ था। अरविंद घोष जो थे वो भारतीय विचारकों में सबसे अधिक ख्याति प्राप्त करने वाले विद्वान थे। यानी इनको भारतीय राजनीति विज्ञान में अब तक जितने भी विचारकों ने अपने बातों को रखा है उनमें इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। यहाँ तक कि रोमियो रोला उन्हें पूर्वी और पश्चिमी प्रतिभाओं का उत्कृष्टतम संश्लेषण मानते थे। इन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी जिनके बारे में एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो जिनमें से इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है द लाइफ डिवाइन। इस किताब को लिखा गया था 1914 में और इसका जो प्रकाशन है वो 1919 में हुआ था। एसे ऑफ द गीता 1916 से 1920 के बीच में। द सिंथेसिस ऑफ योगा 1914 और 1921 के बीच में। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1915 से 1918 के बीच। द रेनेसांस इन इंडिया विथ ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर 1918 से 1921 के बीच में। और उसके साथ ही साथ इनकी कुछ पत्रिकाएं भी थी जिसमें सावित्री, द ह्यूमन साइकिल, सुपरमैन आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक था। गाइस, अरविंद घोष का जो पूरा जीवन था उसको 3 चरणों में बांटा गया है, जिन प्रत्येक चरण में इनके कार्य और इनकी विचारधारा में कुछ परिवर्तन आते रहे हैं। तो इनके तीनों चरणों के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जैसा कि इनके जीवन का जो पहला चरण था उसमें इन्होंने उग्रवादी विचारधारा का समर्थन किया था। वे गर्मपंथी विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। गाइस, यहाँ पर गर्मपंथी और नरमपंथी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। गर्मपंथी ऐसी विचारधाराओं को कहा जाता है जो ब्रिटिश हुकूमत से अपनी बातें निवेदन, प्रार्थना आदि के रूप में मनाने का कार्य किया करते थे। उन्हें नरमपंथी विचारधारा का समर्थक माना जाता था। तो अरविंद घोष जो थे वो गर्मपंथी विचारधारा के कट्टर समर्थक थे और उसके साथ ही ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ व कृष्ण 44 चरित्र के अत्यंत प्रभावित हुए थे। लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान वे लंदन मजलिस नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए थे और भारत आकर वे गुप्त समाज नामक एक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बने। उन्होंने नरमपंथियों की आलोचना की तथा स्वदेश स्वराज्य बहिष्कार व स्वशासन का समर्थन किया। अरविंद घोष ने नरमपंथियों के इस मत का भी विरोध किया कि सामाजिक सुधार पहले हो, क्योंकि जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे वो उनकी जो प्राथमिकता थी वो सामाजिक सुधार के ऊपर थी, जिसका अरविंद घोष ने कड़ा विरोध किया। अरविंद घोष के अनुसार स्वराज्य सबसे महत्वपूर्ण था। वो स्वराज्य के अलावा किसी तरीके की कोई बात सुनना भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने समझौता नहीं नामक लेखों में अंग्रेज़ की कड़ी आलोचना की थी। उस वक्त का एक
लेख छपा था जिसका नाम था समझौता नहीं, जिसे इंग्लिश में नो कंप्रोमाइज़ के नाम से जाना जाता है। इसमें इन्होंने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की हुई थी। इसके साथ ही न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, जो कि 1893 में प्रकाशित हुई थी, नामक एक लेख में उन्होंने आम लोगों से संघर्ष का आह्वान किया था, क्योंकि वो मानते थे कि हमारा जो शत्रु है या विरोधी कोई और नहीं है बल्कि हमारी अपनी कमजोरी, स्वार्थ एवं पाखंड है। अरविंद घोष ये मानते थे कि हमारा जो शत्रु है या जो हमारा विरोधी है वो कोई और नहीं है बल्कि हमारी अपनी कमजोरी, स्वार्थ एवं पाखंड ही है। उनके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य का जो मुकाबला है वो धर्म युद्ध है। जिन ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हो रही थी वह ईश्वरीय इच्छा थी। वो मानते थे कि जो क्रांतियाँ होती हैं, जो क्रांतियाँ लड़ी जा रही थी, उनमें जिन भी ब्रिटिश सैनिक की हत्या होती थी वो ईश्वरीय इच्छा मानते थे। अरविंद घोष के अनुसार हिंसा के विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य है। वे गीता से अत्यधिक प्रभावित थे। अरविंद घोष के जीवन का जो दूसरा चरण है उसमें उनकी विचारधाराओं पर थोड़ा सा परिवर्तन आया हुआ है। अरविंद घोष अपने जीवन के दूसरे चरण में स्वदेशी एवं बहिष्कार के समर्थक हो गए थे। इन्होंने बंगाल विभाजन के पश्चात स्वयं स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया। और ये बहिष्कार जो था वो इसलिए था क्योंकि अरविंद घोष चाहते थे घरेलू अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाना और साथ ही साथ भारत में ब्रिटिश शासन को कमज़ोर करना, क्योंकि यह शोषण पर आधारित था। ये भारतीयों का शोषण करते थे, भारतीयों द्वारा किए गए कार्यों का सही मुआवजा नहीं देते थे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लगान लेते थे, जिसकी वजह से अरविंद घोष ने इनका बहिष्कार करने की बात की। अरविंद घोष जो थे वो बंगाल विभाजन को ईश्वर का आशीर्वाद मानते हुए, जिसके द्वारा लोगों में घृणित साम्राज्य के विरुद्ध एकता पैदा हुई, क्योंकि उनका मानना था कि बंगाल विभाजन होने के बाद जो जनता थी उस वक्त भारत की, उनके अंदर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकता पैदा हुई। यानी कि जो भी भारतीय थे जिन्हें अपने देश से प्यार था, उनके अंदर एक भावना जगी बंगाल विभाजन के बाद, जो आज़ादी की लड़ाई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने युगांतर में लिखते हुए कहा कि एक पराश्रित देश अपनी शक्ति खो देता है। जीवन के तृतीय चरण में अरविंद घोष के जो विचार थे वह अमूल परिवर्तनवादी हो गए थे। उन्होंने आध्यात्मिक मानववाद का निर्माण किया तथा मानवीय एकता पर बल दिया। इनका जो पहला जीवन चरण था उसमें ये गर्मपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। दूसरे चरण में इन्होंने अंग्रेज़ों का बहिष्कार किया और जो इनके जीवन का तीसरा चरण था इसमें इन्होंने आध्यात्मिक मानववाद का निर्माण किया तथा मानवीय एकता पर बल दिया। राष्ट्रवाद के विचारों को अंतर्राष्ट्रीयतावाद से समन्वित भी किया। इन्होंने पांडिचेरी में आराविली नामक आश्रम बनाया। वर्ष 1910 के पश्चात वे महान योगी भी हो गए, यानी कि उन्होंने दुनिया के मोह माया को त्याग कर अध्यात्म को ग्रहण कर लिया तथा उन्होंने सक्रिय जो राजनीति में जो भी योगदान वो उस वक्त दे रहे थे उन सभी चीज़ों से उन्होंने संन्यास ले लिया। अरविंद घोष के अनुसार मानव मस्तिष्क उच्चतम है परंतु यह दैवीय चेतना से निम्न है। ईश्वर सुपर माइंड के द्वारा मानव मस्तिष्क में चेतना का प्रभाव करते हैं। अरविंद घोष का मानना है कि मानव जो है, मानव मस्तिष्क उच्चतम है परंतु दैवीय चेतना से निम्न है। अरविंद घोष की एक शिष्या थी जिनके बारे में कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहता है, जिनका नाम था मीरा रिचर्ड, जिन्हें मदर के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गाइस इस पूरे नोट्स में आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पर मेंशन किया गया है जो एग्ज़ाम के पर्पस से काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो आप लोग अगर चाहें तो इसमें दिए गए इन्फॉर्मेशन को नोट्स के रूप में नोट कर सकते हैं, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बेनिफिट पहुँचा सकता है।
यहाँ पर हम देख लेते हैं नव वेदांतावाद की भूमिका। अरविंदो के जो विचार थे वह नव वेदांतावादी दर्शन से प्रभावित थे, जिनके सिद्धांत निम्नलिखित थे। नव वेदांतावादी क्या था? वहाँ ईश्वर, मानव एवं ब्रह्मांड के बीच एकता पाई जाती थी। नव वेदांतवाद में संसार के परित्याग या संशय का समर्थन नहीं किया जाता था, यानी इसमें संसार के परित्याग या संशय का समर्थन नहीं किया जाता था, अपितु मानवता की सेवा में निस्वार्थ कर्म का समर्थन किया जाता था। गाइज, ये जो नव वेदांतवाद है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे संत महापुरुष होते हैं जो ईश्वर की आराधना में लीन हो जाते हैं, उनका दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं रहता, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ईश्वर, खुदा या जीसस की आराधना में लीन हो जाते हैं। लेकिन अरविंद घोष का जो नव वेदांतवाद है इसमें इन्होंने इस तरीके के सभी चीज़ों का समर्थन नहीं किया है। वो कहते हैं परित्याग या संकाय का समर्थन नहीं किया जाएगा, अपितु उनका मानना है कि मानव की सेवाओं में निस्वार्थ कर्म का समर्थन करना ही वेदांतवाद है। इसने सहिष्णुता का प्रचार किया। इनके अनुसार विभिन्न धार्मिक विश्वास मुक्त के लक्ष्य तक पहुंचने में विभिन्न साधन है। इन्होंने सहिष्णुता का प्रचार किया। अरविंद घोष ने राष्ट्रवाद की एक संकल्पना भी दी है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनकी जो संकल्पना है वह आध्यात्मिक व धार्मिक है। इन्होंने राष्ट्रवाद को धर्म कहा है। ये मानते हैं कि राष्ट्रवाद ही धर्म है, यह ईश्वर का देन है, इसका निर्देशन ईश्वर स्वयं करता है और भारत स्वयं एक राष्ट्र रहा है, परंतु यहाँ राज्य का निर्माण नहीं हो सका है। ये मानते हैं कि राष्ट्र एक शरीर की तरह है, यह एक आंगिक जीवन एवं एक अस्तित्व प्रकृति है जिसमें मन व शरीर का विकास होता रहता है। राष्ट्र केवल भूभाग का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह माँ है। यानी कि अरविंद घोष जो हैं वो कहते हैं कि जो राष्ट्र है यह जीवन का अभिन्न एक अस्तित्व है जिसमें मन व शरीर का विकास होता है। अरविंद ने राजनीति व धर्म के संबंध को विभाज्य माना। अरविंदो ने यहाँ तक भी कहा है कि स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है। नरमपंथियों की आलोचना करते हुए इन्होंने कहा कि याचना व प्रार्थना से स्वशासन संभव नहीं है। इन्होंने नारा दिया कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट विचार ये भी दिया है जिसका नाम है निष्क्रिय प्रतिरोध। जिनका जो निष्क्रिय प्रतिरोध था वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन था, उससे थोड़ा विपरीत था। गांधी जी ने भी अंग्रेज़ों के साथ असहयोग आंदोलन का आह्वान दिया था और उन्होंने उनका सहयोग न करके उनके कार्यों का विरोध किया था। यहाँ पर जो निष्क्रिय प्रतिरोध है ये गांधी जी के उस आंदोलन से थोड़ा सा हटके है। अरविंदो के अनुसार अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, यानी कि अरविंदो ये मानते हैं कि जो आंदोलन है वो अहिंसक होना चाहिए, परंतु अंग्रेज़ों के दमन की स्थिति में हिंसा का प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा यह कायरतापूर्ण कार्य समझा जाएगा। इनका जो निष्क्रिय प्रतिरोध है इसमें निम्नलिखित पॉइंट के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। इसमें सरकार की सहायता से इनकार करने की बात कही गई है, सरकार को कर अदा करने के लिए मनाही की गई है, लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात इसमें की गई है, सरकारी स्कूलों, विद्यालयों एवं न्यायालयों तक का बहिष्कार करने का आह्वान इसमें किया गया। यहाँ तक कि स्वयं सहायता व राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने तक की बात इसमें कही गई है। अरविंदो के द्वारा लिखे गए आक्रामक राष्ट्रवादी विचारों के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में बंद कर दिया गया और उनके अनुसार जेल में उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया, जिसमें उनके विचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया। अरविंद घोष ने मानवीय एकता का विचार देते हुए विश्व राज्य के निर्माण पर बल दिया, जिसकी विशेषताएं निम्न हैं।